फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर 2023 का हम लोग हिंदी का सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख लें बच्चे। इससे पहले आपको मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का तीनों क्वेश्चन मॉडल पेपर विथ आंसर सॉल्व करवाया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें। ठीक है बच्चे, और जो बच्चे अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हर रोज़ डेली सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड सिलेबस से डेली लेक्चर यहाँ पे ली जाती है। तो प्लीज़ बच्चे आप लोग सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं तो। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चे सॉल्व करेंगे हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है, इससे पहले जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ बच्चे आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों तक भी यह चैनल पहुंच पाए, उन बच्चों तक यह लेक्चर पहुंच पाए जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है बच्चे, हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सही कंटेंट पहुंच पाए, सही चीज़ पहुंच पाए, ताकि वो हमारा जो लक्ष्य है 95% वो क्या हो सके, वह लक्ष्य हम पा सकें और आप भी पा सकें। यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो आपको पैटर्न बता दें कि आपको हिंदी में या फिर आपको संस्कृत में, मैथ में, इन सभी में क्या होगा, तो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 15 ऑब्जेक्टिव सही करना है। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो इस समय का याद रखिएगा बच्चे, बहुत बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, तो समय को याद रखिएगा। इसी के साथ हम लोग सबसे पहला प्रश्न जो है वह है उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश गए थे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव जो थे वह किस देश गए थे। तो याद रखिएगा बच्चे, भीमराव जो थे वह कहाँ गए थे बच्चे, तो अमेरिका गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड की बात की जाए तो जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा बच्चे, मंडल का जो वार्षिक सम्मेलन है वह हुआ था 1936 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात की जाए तो यह है, निम्न में से कौन सा पड़ोसियों के अवार्डर तो छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो याद रखिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे, तो इसका हमें लग रहा है कि इसका आंसर होगा आपको मदन। मदन जो है वही क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ में साहित्य की कौन सी विधा है। तो याद रखिएगा इसका कौन सी विधा है बच्चे, तो इसका है आपको भाषण। क्या है, भारत से हम क्या सीखे, इसमें क्या है, भाषण। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चारू चारू चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे किस लेखक की रचना है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद त्रिवेदी का। क्या है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी का यह चारू चंद्र लेख नामक उपन्यास। एक चीज़ आपको बता दें बच्चे, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हिंदी और संस्कृत में क्या है, तो लेखक का नाम और लेखक का जन्मभूमि, लेखक का जन्म स्थान, ये सभी चीज़ जो है बच्चे, लेखक का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, ये 2 3 4 जो है क्वेश्चन, ये आप रट जाइएगा हिंदी में और संस्कृत में, 2 चीज़ में। यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% इसी से संभावना होती है, और कुछ नहीं पूछा जाता है। तो प्लीज़ बच्चे आपको हम बता दिए हैं, इसको समझ लीजिएगा। आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्या कह रहा है, लेखक गुणाकार मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी। तो याद रखिएगा इसका क्या था शिक्षा का भाषा, तो इसका शिक्षा का भाषा था बच्चे मराठी। ठीक है, क्या था, मराठी। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषण
भाषाएं किस लिपि में ली गई है? तो याद रखिएगा किस लिपि से। जैसे कि हमारा भारत है देवनागरी लिपि को मानता है, तो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, उसे भी देवनागरी लिपि ही मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? याद रखिएगा, निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? तो इसका आंसर होगा बच्चे, कौन है? तो महावीरा शंकराचार्य इसका है। ठीक है, यही थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, बहादुर शीर्षक कहानी का लेखक का नाम है अमरकांत। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। क्वेश्चन 10 की बात की जाए तो इसका है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे बच्चे तो आपको बिल्कुल याद होगा कौन मालिश करवाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, किशोर। क्या है? किशोर मालिश करवाता था। क्वेश्चन नंबर 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यही 4 पाई पर डैश पर क्या है वे मिले नहीं रहे, यही किसने कहा था? तो यहाँ पर डैश है, डैश में क्या भराएगा बताइए जरा बच्चे। तो डैश में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिश्तेदार की पत्नी। क्या बोल रहा है? रिश्तेदार की पत्नी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 मिनट पहले हम आपको बताएं कि लेखक का नाम, लेखक का जन्मभूमि, लेखक का मृत्यु, जन्म, ये सभी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। तो याद रखिएगा बच्चे कि इसका कहाँ जन्म, कब हुआ था जन्म? तो इसका जन्म हुआ था, आपको क्या बोलते हैं, इसका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अवध कोटि का होता है और संस्कृति असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है, या फिर इस पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, चलिए, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो आपने पढ़ा होगा तो बिरजू महाराज के बारे में। तो कितने वर्ष में इनको मिला था बच्चे? इनको मिला था 27 साल की उम्र में। ठीक है, चलिए, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? तो याद रखिएगा इस बच्चे, बिरजू महाराज कानपुर थोड़ा सा यहाँ पे 1 से 1.5 साल, 2 से 2.5 साल, 4 से 5 साल और 7 से 8 साल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है बच्चे। अगर यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न होगा वहाँ पे हम आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गलत देना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा मुझे भी कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि 2 से 2.5 साल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ, तो आप इसको आंसर नहीं मानिएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चे, अवनियों शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? सी, पोप की। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोप की। उसके बाद है क्या है कि 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? तो याद रखिएगा रोन नदी कहाँ है बच्चे? रोन नदी आपको दक्षिण फ्रांस में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, जो दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती है नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? देखिए बार बार यहाँ पे पूछा जा रहा है, लेखक की रचना पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट बनाए रखिएगा बच्चे। इसका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी का। विनोद कुमार शुक्ल जी का यह उपन्यास है, दीवार में एक खिड़की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए तो मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? याद रखिएगा बच्चे, लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया जाए बात, क्योंकि 100 सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो सरपट शब्द का अर्थ क्या है? सरपट शब्द का अर्थ होता है बच्चे
आपको तेजी से, सरपट मतलब तेजी से भागना, ठीक है। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मेके विरासत 2021 के कार्यक्रम में के लिए रूपांतर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका सी थापी पे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? थाती पे। चलिए, अमीरुद्दीन जो कि बिस्मिल्लाह खां का नाम था, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था? तो याद रखिएगा बच्चे, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था? तो काशी में था। काशी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। काशी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किसने 6 पैसे लेते थे? बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किससे 6 पैसे लेते थे? तो याद रखिएगा किससे लेते थे? तो वो अपने मामू से लेते थे, मौसी से लेते थे, नानी से लेते थे। इसलिए उपयुक्त में से सभी इसका डी आंसर हो जाएगा। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये सभी को पता होगा। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र जिन्होंने संपादित किया है उनका नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जी ने किया है। ये आप सभी को पता होगा बच्चे। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में हुई थी, ठीक है। आगे बात की जाए तो सेन साहब के कितनी लड़कियां थीं? ठीक है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो याद रखिएगा सेन साहब की आपको कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आगे है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के, ठीक है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के से किस राजा के पलियन ताम्रपत्र मिले हैं? ठीक है, कमलियल ताम्रपत्र किसके मिले हैं? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका राजा वर्गुन के मिले हैं। ये सभी कुछ याद रखिएगा बच्चे। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार देववार लेक्चर को देखिएगा, सारा आपका पूरा मॉडल पेपर दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 28, तो है आपका बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है बच्चे? तो आपका ऑप्शन है 1020 ईसा पूर्व का, ठीक है। चलिए, थ का उच्चारण स्थान क्या है? थ का उच्चारण स्थान है आपको क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दंत। थ का उच्चारण है दंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, व्यंजनों की कितनी श्रेणी होती है? तो व्यंजनों की कुल कितनी श्रेणी होती है? तो व्यंजनों की 3 श्रेणियां होती है, ठीक है। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं प्लूत स्वर। क्या कहते हैं? प्लूत स्वर। याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को। चलिए आगे बात की जाए तो हिंदी में आनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी में आनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हिंदी में आनुवांशिक स्वर्णों की संख्या कितनी है? ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 5 है, तो कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पे है बच्चे। ये वाला मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि 5 होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है बच्चे, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 32 का, क्वेश्चन नंबर 32 का, सॉरी, क्या है? स्वसंधि के कितने भेद हैं? स्वसंधि के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा बच्चे स्वसंधि के आपको 5 भेद हैं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? याद रखिएगा दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दुख प्लस कर, दुष्कर। यह र ल व कौन व्यंजन कहलाता है? यह र ल व कौन व्यंजन कहलाता है? तो याद रखिएगा यह र ल व जो है वह अंत स्थन व्यंजन कहलाता है, अंत स्थन व्यंजन कहलाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा निम्न में से शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो छाड़ है, छात्र है, तो छात्र ऐसे नहीं होता है, कालिदास है, उपयुक्त है और घनिष्ठ है। तो कालिदास भी गलत है, छात्र भी गलत है, तो क्या हो जाएगा बच्चे? इसका ऑप्शन नंबर सी घनिष्ठ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 37 की, तो मंजूस शब्द में उपसर्ग क्या है? मंजूस शब्द में उपसर्ग क्या है बच्चे? तो याद रखिएगा इसका सही है मनु। क्या है? मनु। यहाँ पे देखिए मनु, मनुज पूछ रहा है ना, मनुज। निम्न में से चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? चलो बताइए बच्चे, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, ये तो क्वेश्चन बताने वाला बिल्कुल नहीं है, बच्चा वाला है कि हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं तो प्रश्नवाचक इस प्रकार से देते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 39, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा बच्चे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए आगे है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा ली गई है? आर्यावर्त शब्द कौन से संज्ञा से ली गई है? तो याद रखिएगा आर्यावर्त जो है वो आपका कौन सा है बच्चे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से ली गई है। ठीक है, शब्द जो कि आर्यावर्त अपने भारत का ही नाम है बच्चे। शब्द की जाति को कहा जाता है? शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? शब्द किस जाति को कहा जाता है? तो याद रखिएगा शब्द जो है वह कहीं ना कहीं किसे कहा जाता है? समास को कहा जाता है। ठीक है, शक्ति शब्द कौन से लिंग का है? शक्ति शब्द कौन से लिंग का है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा स्त्रीलिंग। शक्ति जो है वह स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो अभी हम लोग 40 क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं। अब बताइएगा आप लोग कमेंट में से कि 40 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए बच्चे। ठीक है, आगे हम लोग चलें तो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 43, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है? उसे एक वचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा कारक के आपको कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं कारक के। चलिए, को के लिए किस कारक की विभक्ति है? को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका संप्रदाय कारक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उपकरण है? देखिए ग्रामर आप अपने व्याकरण पे 100% पकड़ बनाए रखिएगा बच्चे, व्याकरण पे, क्योंकि 50 मार्क्स का जो है वो आपको व्याकरण ही पास करवाएगा। शिकारी ने क्या है? शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का व्याकरण है? तो याद रखिएगा किस कारण का उदाहरण है तो पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद है वह जो न करे जो थोड़ा, उसका क्या है? तो किस सर्वनाम का उदाहरण है? याद रखिएगा यह होगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है ऐसा आदमी किस विश्लेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो याद रखिएगा इसका आपका हो जाएगा सार्वमानिक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उनको धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो याद रखिएगा धार्मिक शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है? तो इक है, धार्मिक। देखिए तोड़ कर इसको पढ़िए, धार्मिक, इक हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे का कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन सी क्रिया कहती है? तो याद रखिएगा उसे कौन से कहती है? तो प्रेरणार्थक क्रिया कहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसी के साथ हम लोग 50 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर चुके हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि इस 50 क्वेश्चन में से आपने कितना सही कर पाया है। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए तो 51 क्वेश्चन है बच्चे। मैं घोड़ा भारत हूँ, मैं घड़ा भारत हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भारत हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो याद रखिएगा यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सकर्म क्रिया। ठीक है, मैं सकर्म क्रिया। इसमें क्या पूछ रहा है बच्चे? इसमें पूछ रहा है कर्ता, कर्म, क्रिया, इन तीनों चीज़ों का बात किया जा रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा? सकर्म क्रिया का इसमें बात होगा। उसके बाद की जाए कि भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अन्यास।
उपन्यास, ठीक है। अन्यास शब्द का विश्लेषण क्या होता है? अन्यास शब्द का विश्लेषण क्या होता है? तो याद रखिएगा, अन्यास शब्द का विश्लेषण होता है अन्यायी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उसके बाद है बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक ने किस पद में दिया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आप याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी द्वितीय पद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद बात की जाए तो आशा दीवार किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, आशा दीवार जो है वह आपका गुरु नानक जी की रचना है। चलिए आगे बात की जाए तो शिखा शब्द का अर्थ होता है, शिखा शब्द का अर्थ होता है बच्चे चोटी, ठीक है। होता है ना, शिखा में अपनी शिखा मतलब क्या होता है? शिखा जो चाणक्य आप लोग देखे होंगे, तो चाणक्य शिखा अपना खोल दिए थे, ठीक है। जब तक वह क्या कर रहे थे, प्रण लिए थे कि जब तक वह, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और धना छड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा बच्चे, ठीक है। धनानंद की, ठीक है, धनानंद की। चलिए, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा चवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि धनानंद के बारे में यह किसने कहा है? तो याद रखिएगा, यह किसने कहा है बच्चे? 59 का क्वेश्चन है आपका, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 60, कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो याद रखिएगा, कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं बच्चे? तो वह सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 61, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श कौन कवि मानते हैं बच्चे? तो याद रखिएगा, इसका 61 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए तो स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो याद रखिएगा, इसका कवि का रचना जो है वह है डी नंबर सुमित्रा नंदन पंत जो क्या, ठीक है। चलिए उसके बाद है 63, आत्मजिति नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, 63 का ऑप्शन नंबर कुंवर नारायण जी का यह रचना है। चलिए आगे बात की जाए 64, दो रासमय के रथ पर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस कवि का शीर्षक कविता का है? तो याद रखिएगा, इस कविता का है, तो आप याद रखिएगा बच्चे 64 का है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे बात की जाए तो सच्चिदानंद हरिनाथ वात्स्यायन अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसमें से कौन सा है? तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा, इनका किना है? तो हिरोशिमा है। चलिए आगे बात की जाए तो हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको वी, दानव की साक्षी है। किसकी है? दानव की साक्षी है। दानव का मतलब होता है, चलिए इंसान। चलिए आगे बात की जाए तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्न रहता है? तो यह कॉमन सी बात है, एक वृक्ष की हत्या में एक वृक्ष की हत्या में शीर्षक कविता में चौकन्न कौन रहता है? तो याद रखिएगा बच्चे, चौकन्न जो रहता है वह है, आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा मैं बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा गलती मैं कर दिया हूँ कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे किसकी रचना है, किसकी साक्षी है, सॉरी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका मानव होगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, थोड़ा मैं ध्यान नहीं दिया था ऑप्शन पे।
ठीक है, ए नंबर होगा। 67 क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्न रहता है? तो याद रखिएगा कौन रहता है? वृक्ष रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 क्वेश्चन नंबर की बात की जाए तो 60 नंबर क्वेश्चन है, कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1947 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 5 अगस्त 1947, कहीं पे लिख लीजिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 1947। ठीक है, आगे बात की जाए तो हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीच की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू कर दिया? तो याद रखिएगा किसने किया? 69 क्वेश्चन नंबर है आपका, तो किसने किया? अंकुर ने किया है। चलिए आगे बात की जाए तो आगे है आपका, किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, दुष्चक्र से सम्राट तक। आगे है आपका, स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचनाएं किसकी रचना है? तो याद रखिएगा स्त्रीत्व की चित्र नामक जो है आलोचनाएं किसकी रचना है वो? तो वो आपका हो जाएगा अनामिका की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बात की जाए, कवित्री नाम अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था बच्चे? तो बताइए इसका स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका स्थान आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में इसका स्थान हुआ था। ठीक है, देखिए बच्चे, आप बिहार के बच्चे हैं, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, उन सभी के लिए हम कह देते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप दो चीज़ का हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे, बिहार का और उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये दो जगह का क्या है, अधिक से अधिक कवि यहाँ पे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कवि हैं तो उत्तर प्रदेश में, आप किताब पढ़े होंगे तो देखे होंगे, तो इन सभी जगह का याद रखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया था? तो याद रखिएगा किस वर्ष किया था? तो आपको सन 1968 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे है, दही वाली गंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका अनुवाद किसने किया था? तो B.R. नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए, दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दहते विश्वास शीर्षक कहानी का लेखक का नाम है सात कोड़ी होता है। चलिए आगे है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? तो याद रखिएगा लक्ष्मी को क्या लग रहा था बच्चे? तो लक्ष्मी को लग रहा था बाढ़ आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो जन्म से पागल और गूंगी कौन थी बच्चे? तो आपका मंगू थी। क्या थी? मंगू थी। चलिए आगे है आपका, कि मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो याद रखिएगा मंगू के अलावा माँ की कुल जो संतान थी वह 3 थी। ठीक है, मंगू को मिलाकर 4 संतान थी। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है बच्चे सुजाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बात की जाए तो बलियामा की बेटी का नाम क्या था? बलियामा की बेटी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका पाप्ती, सही ऑप्शन ए होगा। ठीक है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है बच्चे? तो आप जरूर बताएं, निम्न में से शुद्ध वाक्य है आपका, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। ठीक है, यह आपका बी जो है, यह आपका निम्न में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। आगे बात की जाए 82 क्वेश्चन की, तो क्या है, दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? दुख शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है बच्चे, तो याद रखिएगा दुख शब्द का पर्यायवाची हो गया आपका क्या है? घन। दुख का सब पर्यायवाची हो गया आपका, दुख का पर्यायवाची होगा पीड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दुख, हम पीड़ा में हैं कहता है ना लोग, तो दुख का पीड़ा हो जाएगा। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकाश शब्द का विलोम, जाहिर सी बात है आकाश शब्द का विलोम होगा आपको ऑप्शन नंबर ए पाताल। आकाश पाताल ये सब बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जिसके माता पिता न हो के लिए
एक शब्द क्या है जिसके माता पिता ना हो, वो क्या होता है बच्चे? तो वो होता है आपका, क्या होता है? वो होता है आपको ऑप्शन नंबर बी, अनाथ होता है। चलिए आगे बात की जाए तो आगे है दूध। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस जाहिर सी बात है सही का न्याय होगा। कहता है ना कोई कि सामने लाओ दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा, मतलब सही न्याय हो जाएगा। ठीक है। 86 सेना नायक शब्द कौन सा समास है? सेना नायक शब्द क्या है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है बच्चे 87 का जो ऑप्शन नंबर ए है वह है सजग होना। क्या होना? आंखें खुलना मतलब किसी के प्रति हम क्या हो गए, उसके प्रति हम सजग हो गए, सावधान हो गए। आगे बात की जाए तो 88 क्वेश्चन है वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा वह कल घर जाएगा यह क्या है? तो भविष्य काल है। ठीक है। कल जाएगा कि नहीं जाएगा कह नहीं सकते हैं ना, तो भविष्य काल हुआ ना। उसके बाद है पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द क्या है बच्चे? तो पगड़ी शब्द आपको देशज शब्द है। ठीक है। पगड़ी शब्द ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। पर्वतीय, पर्वत शब्द का पर्वतीय हो जाएगा। अब है 91 क्वेश्चन, वो क्या है? पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो याद रखिएगा पुत्रवान का स्त्रीलिंग क्या है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा पुत्रवती। ठीक है। पुत्रवती। ठीक है। चलिए आगे अगर बात की जाए तो आगे है आपका 92 क्वेश्चन, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उल्लास पूछ रहा है। उल्लास का मतलब क्या होता है बच्चे? तो उल्लास का मतलब खुशी होता है, खुशी व्यक्त करना। तो इसका संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा संधि विच्छेद का क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका उत जोड़ लास, उल्लास। ठीक है। 93 रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध होता है? तो याद रखें पदबंध कौन होता है बच्चे? तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो गया, संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पद परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? ठीक है। तो याद रखिएगा परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह संयुक्त वाक्य का क्या है? उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 95 कांटा शब्द का विशेषण क्या होता है? कांटा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो याद रखिएगा कांटा शब्द का विशेषण होता है कटीला। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कटीला। आगे है 96 क्वेश्चन, सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? सजावट शब्द में प्रत्यय जो है सजावट, तो क्या आ रहा है बच्चे? याद रखिए यहाँ सजावट में क्या आ रहा है? तो सजावट में आ रहा है सजावट, मतलब आवट। सी ऑप्शन नंबर सही होगा। चलिए उसके बाद है शुंग गति शब्द का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा शुंग शक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो शुंग गति। चलिए सेम है, शुंग शब्द का विलोम क्या होता है? तो कुसंगति। चलिए आगे है 99 क्वेश्चन है आपका, वह है 98 क्वेश्चन क्या है आपका? महात्मा शब्द का कौन सा समास है? महात्मा शब्द कौन सा समास है बच्चे? तो याद रखिएगा महात्मा शब्द है जो कर्मधारक समास है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 98 का। 99 की बात की जाए तो उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है बच्चे उत जोड़ गम, उत जोड़ गम। इसका 99 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद है बच्चे हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो 100 मार्क्स क्या है? भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ क्या है? भ। इसका उच्चारण क्या है? ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 100 मार्क्स क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ बच्चे आपका हिंदी का मॉडल पेपर यहाँ पे पूरा सॉल्व करवा दिया गया है। ठीक है। तो जिस बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट में बताएं, और जल्द ही आपको कल की क्लास में क्या करवाया जाएगा बच्चे? तो कल की क्लास में आपको लघु उत्तरीय, खंड ब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ये प्रश्न भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले यहाँ पे सारा कुछ सॉल्व करवा कर उसके बाद
ये सेशन ख़त्म हो जाने, जब मॉडल पेपर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको 10 से 15 वर्षों का पुराना क्वेश्चन बैंक उठाकर सारा A to Z उसमें से जो पुराने 10 से 15 वर्ष के क्वेश्चन हैं जो अधिक बार दोहराए गए हैं वैसे वैसे क्वेश्चन को हम आपके सामने लाएंगे और आपको समझाने का, आपको उस क्वेश्चन का समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ज़रूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखें। यहाँ पे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप विश्वास कीजिए, यहाँ से आप पढ़ कर जाइएगा तो 100% आप अपने लक्ष्य की ओर अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क्स, एक बेहतर मार्क्स ला पाइएगा। ठीक है बच्चे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों तक पहुँच पाएँ जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।